एक सवाल सोचो। दुनिया में हजारों फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, लाखों बुक्स हैं इन्वेस्टिंग के बारे में, MBA प्रोग्राम्स हैं, कोर्सेज हैं, स्प्रेडशीट्स हैं, फॉर्मूलाज हैं। फिर भी ज़्यादातर लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। लॉटरी विनर्स, जिन्हें एक ही बार में इतना पैसा मिल जाता है जितना काफ़ी लोगों को पूरी ज़िंदगी में नहीं मिलता, उनका 70% कुछ सालों में फिर ब्रोक हो जाता है। और दूसरी तरफ वो लोग जो नॉर्मल सैलरी पे काम करते हैं, सिंपल जिंदगी जीते हैं, वो करोड़पति बन के मर जाते हैं। कैसे? यही सवाल मॉर्गन हाउसेल ने द साइकोलॉजी ऑफ मनी में एड्रेस किया है, और उनका आंसर एक लाइन में: फाइनेंशियल सक्सेस एक सॉफ्ट स्किल है, हार्ड स्किल नहीं। मतलब पैसा बनाना, बढ़ाना और होल्ड करना, ये मेनली आपके बिहेवियर, आपकी थिंकिंग और आपकी साइकोलॉजी के बारे में है, मैथ के बारे में नहीं, फॉर्मूलाज के बारे में नहीं। ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है, क्योंकि हम फाइनेंशियल सक्सेस को सिर्फ नंबर्स की गेम मानते हैं। सही स्टॉक चूज करो, सही टाइम पे बाय करो, सही रिटर्न कैलकुलेट करो। लेकिन हाउसेल आर्ग्यू करते हैं कि दुनिया के बेस्ट इन्वेस्टर्स भी अगर अपना बिहेवियर मैनेज नहीं कर सकते तो वो फाइनेंशियली फेल होंगे। और एक एवरेज पर्सन जो बेसिक कॉन्सेप्ट समझता है लेकिन कंसिस्टेंटली उन्हें फॉलो करता है, वो इवेंचुअली बहुत आगे निकलेगा। और इस बिहेवियर फर्स्ट अप्रोच को समझने के लिए हाउसेल एक इम्पॉर्टेंट आइडिया से शुरू करते हैं: नो वन इज क्रेजी। मतलब हर इंसान की फाइनेंशियल चॉइसेस, चाहे वो तुम्हें कितनी भी इर्रेशनल क्यों न लगें, उनके अपने एक्सपीरियंस, अपब्रिंगिंग और वर्ल्ड व्यू से कंप्लीटली लॉजिकल होती हैं। एक इंसान जो 1930s ग्रेट डिप्रेशन में बड़ा हुआ, वो हमेशा कैश होल्ड करता है, इन्वेस्टिंग से डरता है। एक इंसान जो 1990 के दशक का टेक बूम में बड़ा हुआ, वो एग्रेसिव रिस्क लेता है। दोनों की चॉइसेस उनके लिव्ड एक्सपीरियंस से शेप हुई हैं। न वो क्रेजी हैं, न ये क्रेजी हैं। वो सिंपली अलग वर्ल्ड से आए हैं। इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ये है कि फाइनेंशियल एडवाइस एक साइज फिट ऑल नहीं होती। जो स्ट्रैटेजी एक इंसान के लिए परफेक्ट है, दूसरे के लिए डिजास्टर हो सकती है। इसलिए अपने खुद के फाइनेंशियल बिहेवियर को जज करते वक्त पहले समझो कि तुम्हारी बिलीव्स कहाँ से आई हैं, क्योंकि तभी तुम कॉन्शियसली चूज कर सकते हो कि क्या रखना है और क्या चेंज करना है। और इसी से कनेक्टेड है एक और पावरफुल आइडिया: लक और रिस्क की रोल। हाउसेल एक कंपेलिंग पॉइंट बनाते हैं। हम फाइनेंशियल सक्सेस को प्योरली स्किल से एट्रीब्यूट करते हैं और फेलियर को प्योरली बैड डिसीजन से। लेकिन रियलिटी में लक और रिस्क दोनों इनॉर्मस रोल्स प्ले करते हैं, जो हम एक्नॉलेज नहीं करते। बिल गेट्स के एग्जाम्पल पे सोचो। वो जेन्युइनली ब्रिलियंट है, लेकिन वो एक ऐसे स्कूल में गए जहां 1968 में कंप्यूटर था। किसी भी स्कूल में ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था उस वक्त। ये लक था। और उनके स्कूल का ही एक दोस्त था, केंट एवंस, जो इक्वली ब्रिलियंट था और पोटेंशियली गेट्स जैसी सक्सेस की तरफ जा रहा था। वो एक माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट में मर गया। ये रिस्क था। इसका मतलब ये नहीं कि स्किल मैटर नहीं करता। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी के सक्सेस को स्टडी करें, प्योर स्किल को रेप्लिकेट करने की कोशिश करो, स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस को नहीं जो रिपीट नहीं हो सकती। और जब हम किसी के फेलियर को स्टडी करें, पहले सोचो कि क्या कुछ उनके कंट्रोल में नहीं था। ये ह्यूमिलिटी डेवलप करता है, दोनों अपने सक्सेसेस और फेलियर्स के बारे में। और ह्यूमिलिटी ये एक बहुत वैल्यूएबल फाइनेंशियल ट्रेट है। अब इस पार्ट का एक और डीपली इंपॉर्टेंट आइडिया: नेवर इनफ। हाउसेल एक हॉन्टिंग स्टोरी बताते हैं रजत गुप्ता की, एक सेल्फ मेड बिलियनियर, मैकिन्जी का CEO, UN एडवाइजर, और फिर इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए जेल। क्यों? क्योंकि वो बिलियनियर्स के साथ उठता बैठता था और उनके कंपैरिजन में खुद को पुअर फील करता था। इनफ का कॉन्सेप्ट नहीं था उनके पास, और ये एक डीपली ह्यूमन ट्रैप है। हम अपने गोल सेट करते हैं, अचीव करते हैं, और फिर गोल पोस्ट मूव हो जाता है, नया कंपैरिजन पॉइंट सेट हो जाता है। जो कल ड्रीम था आज बेस लाइन बन गया। एक नया इनफ चाहिए। ये रेस, ये डेंजरस है, क्योंकि इसके एंड में या तो आप कभी सेटिस्फाइड नहीं होते, या जो लोगों के साथ होता है
वो कुछ ऐसा करते हैं अपनी इनफ की चेज में जो उनकी रेप्यूटेशन, रिलेशनशिप्स या फ्रीडम को रिस्क करता है। सॉल्यूशन क्या है? अपना इनफ डेलिबरेटली डिफाइन करना, सोशल कंपैरिजन से नहीं, अपनी एक्चुअल नीड्स, वैल्यूज और गोल्स से। और इस पार्ट को क्लोज करता है कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट, जो शायद इन्वेस्टिंग का सबसे मिसअंडरस्टूड और अंडर अप्रिशिएटेड फोर्स है। वॉरेन बफेट के बारे में एक फैसिनेटिंग फैक्ट है। उनकी नेटवर्थ का 95% उन्हें 75 साल की उम्र के बाद मिला। वो 10 साल की उम्र से इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन कंपाउंडिंग की रियल मैजिक लेट स्टेज पे आती है। अगर बफेट ने 30 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू की होती, वो अभी भी एक्सेप्शनल इन्वेस्टर होते, लेकिन उनकी नेटवर्थ 99.9% कम होती। ये कंपाउंडिंग की पावर है। ये लीनियर नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल है। और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, कंपाउंडिंग के लिए सिर्फ अच्छा रिटर्न चाहिए या सिर्फ सही स्टॉक्स नहीं। कंपाउंडिंग के लिए चाहिए टाइम, और टाइम के लिए चाहिए पेशेंस और कंसिस्टेंसी। जो लोग कंपाउंडिंग के साथ सबसे बड़ा मिस्टेक करते हैं, वो अननेसेसरीली इंटरप्ट करते हैं इसे। मार्केट गिरता है, वो पैनिक में सेल करते हैं। एक बेटर अपॉर्चुनिटी लगती है, वो स्विच करते हैं। ये इंटरप्शंस, ये कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा एनिमी है। पैसा सिर्फ माथ नहीं है, ये बिहेवियर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बिहेवियर कंसिस्टेंट रहना, पेशेंट रहना और कंपाउंडिंग को अनइंटरप्टेड काम करने देना। ये किसी भी फैंसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से ज्यादा पावरफुल है। पार्ट 2, अमीर बनना और अमीर रहना। दो अलग स्किल्स हैं जो स्किल्स लगती हैं पैसा बनाना में। वो बिल्कुल डिफरेंट है उससे जो स्किल्स लगते हैं पैसा रोकने में। पैसा बनाना में लगते हैं रिस्क लेना, ऑप्टिमिस्टिक रहना, बोल्ड डिसीजंस, विजिबिलिटी और कभी कभी लक भी। पैसा रोकने में लगते हैं ह्यूमिलिटी, फ्रुगैलिटी, पैरानोया एक हद तक, और ये एक्सेप्ट करना कि जो तूने अर्न किया वो परमानेंट नहीं है। यही मॉर्गन हाउसेल का एक कोर इंसाइट है इस बुक में। ज्यादातर लोग इन दोनों स्किल्स को एक ही मानते हैं। जो अच्छे हैं पैसा बनाने में, उन्हें लगता है वो ऑटोमेटिकली अच्छे होंगे पैसा रखने में। लेकिन हिस्ट्री काफ़ी एग्जाम्पल्स देती है ऑपोजिट की। जेसी लिवरमोर 1929 के फेमस शॉर्ट सेलर। एक पॉइंट पे वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में थे। उन्होंने मार्केट क्रैश को शॉर्ट करके अनइमेजिनेबल वेल्थ बना ली। लेकिन उन्होंने वही अग्रेसिव हाई रिस्क स्ट्रेटजीज कंटिन्यू की जो उन्हें अमीर बनाने में काम आई थी। और रिजल्ट? मल्टीपल बैंक्रप्सीज, इवेंचुअली ट्रैजिक एंड। पैसा बनाना आया, पैसा रखना नहीं आया। तो पैसा रखने के लिए क्या चाहिए? हाउसेल 3 क्वालिटीज आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहली, फ्रुगैलिटी। लेकिन यहां फ्रुगैलिटी का मतलब सिर्फ कंजूस होना नहीं है। मतलब है अपनी इनकम से कंसिस्टेंटली बिलो लाइफ करना। ये एक डिसेप्टिवली सिंपल आइडिया है जिसके इम्प्लीकेशंस मैसिव हैं। अगर तुम 10 लाख कमाते हो और 9 लाख स्पेंड करते हो, तुम 1 लाख सेव कर रहे हो। अगर तुम 5 लाख कमाते हो और 3 लाख स्पेंड करते हो, तुम 2 लाख सेव कर रहे हो। कम इनकम वाला इंसान ज्यादा सेव कर रहा है क्योंकि वो अपनी इनकम से बिलो जीता है। इनकम बढ़ाना जरूरी है, लेकिन अगर लाइफस्टाइल इनकम के साथ या उससे तेज बढ़ती रहे तो नो मैटर कितना भी कमाओ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी कभी नहीं आएगी। ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, ये वेल्थ का साइलेंट किलर है। दूसरी जरूरी क्वालिटी है सर्वाइवल माइंडसेट। हाउसेल यहां एक काउंटर इंट्यूटिव पॉइंट बनाते हैं। बेस्ट फाइनेंशियल प्लान वो नहीं है जो हाईएस्ट रिटर्न्स जनरेट करे। बेस्ट फाइनेंशियल प्लान वो है जो सरवाइव करे, मार्केट क्रैशेस में, अनएक्सपेक्टेड जॉब लॉस में, हेल्थ इमरजेंसीज में और लाइफ के अनफोर्सीन टर्न्स में। एक प्लान जो थ्योरेटिकली 15% एनुअल रिटर्न देता है, लेकिन एक मेजर मार्केट क्रैश में तुम्हें पैनिक में सेल करने पे फोर्स करता है, वो एक प्लान से वर्स है जो सिर्फ 10% रिटर्न देता है, लेकिन जिसे तुम कंसिस्टेंटली फॉलो कर सकते हो हारी हालत में भी। इसलिए इमरजेंसी फंड,
जो बहुत बेसिक एडवाइस लगती है, एक्चुअली प्रोफाउंड है। वो 6 मंथ्स का फंड वो परफॉर्मेंस इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो पीस ऑफ माइंड इन्वेस्टमेंट है। जब कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ आए, वो फंड इंश्योर करता है कि तुम्हें अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को डिसरप्ट नहीं करना पड़ता। तीसरी क्वालिटी है रूम फॉर एरर। जो भी आप प्लान करो, वर्स्ट केस के लिए बफर रखो। अगर आप एक्सपेक्ट करो कि रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ चाहिए, 1.5 करोड़ के लिए प्लान करो। अगर आप एक्सपेक्ट करो कि मार्केट एवरेज 10% रिटर्न देगा, 7% के लिए प्लान करो। ये पेसिमिस्ट नहीं है, ये विजडम है, क्योंकि लाइफ कंसिस्टेंटली अनप्रेडिक्टेबल है और जो प्लान्स टाइटली ऑप्टिमिस्टिक अश्योरेंसेस पे बेस्ड हैं, वो फर्स्ट डिसरप्शन पे फेल हो जाते हैं। अब इस पार्ट का एक और मेजर आइडिया, टेल इवेंट्स की रोल। स्टैटिस्टिक्स में टेल इवेंट्स वो रेयर एक्सट्रीम इवेंट्स हैं जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से बहुत दूर होते हैं, और फाइनेंशियल वर्ल्ड में टेल इवेंट्स डिसप्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट रखते हैं। वेंचर कैपिटल की दुनिया में एक फैसिनेटिंग पैटर्न है। एक वीसी फंड 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करे, 70 कंप्लीटली फेल हो जाएं, 20 एवरेज परफॉर्म करें, 9 डिसेंट रिटर्न दें और एक अमेज़ॉन या गूगल बन जाए। वो प्यूरे फंड की रिटर्न्स कवर कर लेता है और मैसिव प्रॉफिट भी देता है। सिर्फ एक टेल इवेंट ने प्यूरे पोर्टफोलियो को प्रॉफिटेबल बना दिया। ये लेसन बहुत ब्रॉडर अप्लाई होता है। बहुत सारी चीज़ें रॉन्ग हो सकती हैं और फिर भी 1 या 2 राइट डिसीजंस कंपाउंडिंग के थ्रू इतना रिटर्न दे सकते हैं कि बाकी फेलियर्स मैटर ही ना करें। इसलिए इन्वेस्टिंग में ये परफेक्शनिस्ट अप्रोच की हर चीज़ राइट होनी चाहिए, वो अनरियलिस्टिक और काउंटर प्रोडक्टिव है। इम्पॉर्टेंट ये है कि कुछ राइट डिसीजंस की स्पेस रखो और वो डिसीजंस होल्ड करो। और इस पार्ट का क्लोजिंग आइडिया, फ्रीडम। हाउजल आर्ग्यू करते हैं कि पैसों की हाईएस्ट रिटर्न, जो चीज़ एक्चुअली पैसा देता है जो कोई और नहीं दे सकता, वो है फ्रीडम। अपने टाइम पर कंट्रोल, कब उठना, कब सोना, कब काम करना, कब रुक जाना, ये चूज करने की एबिलिटी। किसके साथ स्पेंड करना, क्या परस्यू करना, ये चूज करने की एबिलिटी। रिसर्च कंसिस्टेंटली शो करती है कि जो चीज़ पीपल को जेन्युइनली खुश करती है पैसों से, वो स्पेसिफिक गुड्स या एक्सपीरियंसेस नहीं हैं, वो कंट्रोल है अपनी टाइम पर। एक इंसान जो 50 लाख का पैकेज पकड़ा हुआ है लेकिन सुबह 6 बजे उठना पड़ता है, लेट रात तक काम करना पड़ता है और वीकेंड में भी अवेलेबल रहना पड़ता है, वो जेन्युइनली उस इंसान से लेस हैप्पी हो सकता है जो 25 लाख कमाता है लेकिन अपना टाइम खुद चूज करता है। इसलिए फाइनेंशियल गोल वेल्थ अक्यूमुलेट करना नहीं होना चाहिए। सिर्फ फाइनेंशियल गोल होना चाहिए इनफ वेल्थ बिल्ड करना कि यू कैन बाय योर टाइम बैक। पार्ट 3, वेल्थ की असली डेफिनेशन और वो गलतियां जो सब करते हैं। एक इंसान है, बहुत बड़ा घर, लग्जरी कार, डिजाइनर क्लोथ्स, एक्सपेंसिव वेकेशंस। दूसरा इंसान है, मॉडेस्ट घर, एवरेज कार, सिंपल लाइफस्टाइल। कौन ज्यादा वेल्थी है? ज्यादातर लोग पहले वाले को वेल्थी कहेंगे, लेकिन मॉर्गन हाउसल का एक रेवोल्यूशनरी पॉइंट है, वो पहला इंसान वेल्थी नहीं भी हो सकता और वो दूसरा इंसान पोटेंशियली बहुत ज्यादा वेल्थी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वेल्थ और रिच 2 अलग चीजें हैं। रिच मतलब हाई इनकम या हाई स्पेंडिंग, वेल्थी मतलब अक्यूमुलेटेड एसेट्स जो बाद में इनकम जनरेट करें, जो इनविजिबल है। हाउसल कहते हैं वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। जो इंसान सब शो करता है वो अक्सर वो स्पेंड कर रहा है जो देखा जाए। जो इंसान क्वाइटली एसेट्स बिल्ड करता है वो एक्चुअल वेल्थ क्रिएट कर रहा है। ये डिस्टिंक्शन प्रोफाउंड है क्योंकि ज्यादातर लोग रिच दिखने के लिए काम करते हैं, एक्चुअली वेल्थी होने के लिए नहीं। एक एक्सपेंसिव कार वो एक लायबिलिटी है, एसेट नहीं। वो डिप्रिशिएट्स, वो मेंटेनेंस कॉस्ट करती है, वो कैश फ्लो बाहर ले जाती है। एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो वो एसेट है,
वो क्वाइटली ग्रो करता है, वो फ्यूचर इनकम क्रिएट करता है। हाउसल यहां एक शार्प ऑब्जर्वेशन करते हैं। हम सक्सेसफुल लोगों की कार देख सकते हैं, उनका घर देख सकते हैं, लेकिन हम उनका नेटवर्थ नहीं देख सकते, उनका एक्चुअल बैलेंस शीट नहीं देख सकते। हम वो देख के जज करते हैं जो विजिबल है, और फिर हम वही रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। विजिबल साइंस ऑफ वेल्थ वो समझे बिना कि विजिबल वेल्थ अक्सर एक्चुअल वेल्थ का इन्वर्स होती है। इसी से कनेक्टेड है एक और फैसिनेटिंग आइडिया, मैन इन द कार पैराडॉक्स। जब कोई एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार में ड्राइव करता है तो लोग कार देखते हैं, ड्राइवर नहीं। वो इमेजिन करते हैं कि काश ये कार उनकी होती। वो ड्राइवर के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। ड्राइवर ने वो कार इसलिए खारी क्योंकि वो चाहता था कि लोग उससे एडमायर करें। लेकिन एक्चुअली लोग ड्राइवर को एडमायर नहीं कर रहे, वो कार एडमायर कर रहे हैं। हम एक्सपेंसिव चीजें इसलिए खरीदते हैं ताकि दूसरे लोग हमें रिस्पेक्ट करें, एडमायर करें, लेकिन वो चीजें हमें वो नहीं दिलती क्योंकि लोग उस चीज पे फोकस करते हैं, हम पर नहीं। ये इमोशनल कोर मोटिवेशन जो एक्सपेंसिव परचेजेस ड्राइव करता है वो इसेंशियली मिसकैलकुलेटेड है, और इसी से लिंक्ड है सोशल कंपैरिजन ट्रैप। हम अपनी वेल्थ या परसीव्ड वेल्थ हमेशा अपने रेफरेंस ग्रुप से कंपेयर करते हैं, और रेफरेंस ग्रुप्स एक्सपैंड होते रहते हैं। पहले नेबर्स, फिर कॉलेगीज, फिर सेलिब्रिटीज। सोशल मीडिया ने तो सबसे वेल्थ मोस्ट सक्सेसफुल लोगों की हाइलाइट्स ग्लोबली एक्सेसिबल कर दी हैं। अब हम खुद को वर्चुअली सबसे रिच लोगों से कंपेयर कर रहे हैं, और ऑब्वियसली हम शॉर्ट फील करते हैं। ये नेवर एंडिंग रेस है, और ये रेस ये कभी जीतने वाली नहीं, क्योंकि जब भी एक लेवल अचीव हो एक नया कंपैरिजन पॉइंट अपीयर हो जाता है। एक ही सॉल्यूशन है, इस रेस से ऑप्ट आउट करना, अपना गेम डिफाइन करना, अपना इनफ डिफाइन करना। बाकी सब क्या कर रहे हैं उसे कॉन्शियसली डिस्कपल करना अपनी फाइनेंशियल डिसीजंस से। अब एक प्रैक्टिकली क्रिटिकल आइडिया, रीजनेबल ओवर रैशनल। फाइनेंशियल थ्योरी कहती है कि हर डिसीजन मैथमेटिकली ऑप्टिमल होना चाहिए। हमेशा हाईएस्ट रिटर्न चेस करो, हमेशा मोस्ट टैक्स एफिशिएंट पाथ लो, हमेशा मोस्ट रैशनल चॉइस करो। लेकिन रियल लाइफ में प्योरली रैशनल फाइनेंशियल डिसीजंस अक्सर फॉलो नहीं हो पाते, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हम इमोशंस हैं, हम बायसेस हैं, हम फैमिलीज हैं, हम फियर्स हैं। एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जो मैथमेटिकली परफेक्ट है लेकिन इतनी वॉलेटाइल है कि आप रात को सो नहीं पा रहे, वो प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि आप वो वॉलेटिलिटी हैंडल नहीं कर पाएंगे और इवेंचुअली एक रॉन्ग मोमेंट पे एग्जिट करोगे। एक स्लाइटली सब ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी जो आप एक्चुअली फॉलो कर सकते हो कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म, वो थियोरेटिकली परफेक्ट स्ट्रैटेजी से बेटर है जो आप अबैंडन करोगे जब चीजें मुश्किल हो जाएं। इसका मतलब अपनी फाइनेंशियल प्लान में अपनी साइकोलॉजी को फैक्टर करो। अगर आप रिस्क अवर्स हो, ज्यादा कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो रखना कंप्लीटली ओके है, चाहे रिटर्न स्लाइटली कम हो। और इस पार्ट का क्लोजिंग आइडिया, पेसिमिस्टिक की सेडक्शन। हाउसल एक फैसिनेटिंग ऑब्जर्वेशन करते हैं कि पेसिमिस्टिक न्यूज़ और प्रेडिक्शंस ज़्यादा क्रेडिबल लगते हैं ऑप्टिमिस्टिक वालों से। एक पर्सन जो कहता है मार्केट 50% क्रैश होने वाला है, वो डीप थिंकर लगता है। एक पर्सन जो कहता है लॉन्ग टर्म में सब ठीक होगा, वो नैव लगता है, क्योंकि लॉसेस साइकोलॉजिकली गेन से ज़्यादा फील होते हैं। एक नेगेटिव प्रेडिक्शन में एक अर्जेंसी होती है, एक ड्रामा होता है, और मीडिया इसी साइकोलॉजी को एक्सप्लॉइट करता है। बैड न्यूज़ ज़्यादा क्लिक्स करती है तो बैड न्यूज़ एम्पलीफाई होती है, गुड न्यूज़ क्वाइटली हैपन करती रहती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट रियलिटी चेक, हिस्ट्री में लॉन्ग टर्म पे मार्केट्स ऊपर गई है, इकोनॉमीज ग्रो की है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हुआ है। ये सिर्फ ऑप्टिमिज्म नहीं है, ये ट्रैक रिकॉर्ड है। पेसिमिज्म अक्सर शॉर्ट टर्म में सही लगता है, ऑप्टिमिज्म अक्सर लॉन्ग टर्म में सही होता है।
तो जब भी आप कोई ड्रामेटिक डूम प्रिडिक्शन सुनते हो, एक पॉज लो, पूछो खुद से, क्या ये शॉर्ट टर्म नॉइज है या लॉन्ग टर्म फंडामेंटल शिफ्ट? ज्यादातर वो नॉइज है। पार्ट 4, पैसा का सही यूज। खुशी, सेविंग्स और टाइमलेस विजडम। इस पूरी बुक का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहां आता है, पैसा एक्चुअली किस लिए? अगर सिर्फ अक्यूमुलेट करना गोल होता तो वेल्दी लोग कभी स्पेंड नहीं करते। अगर सिर्फ स्पेंड करना गोल होता तो कोई सेव नहीं करता। बैलेंस कहाँ है? और पैसा और खुशी का एक्चुअल रिलेशनशिप क्या है? हाउसल यहाँ रिसर्च साइट करते हैं जो कहती है कि इनकम और हैप्पीनेस में एक रिलेशनशिप होता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो रिलेशनशिप फ्लैटन हो जाता है। बेसिक नीड्स पूरी हो जाएं, सिक्योरिटी हो और कुछ कंफर्ट हो, उसके बाद एडिशनल वेल्थ का मार्जिनल हैप्पीनेस रिटर्न ड्रामेटिकली रिड्यूस हो जाता है। यानी 10 लाख से 20 लाख तक जंप जेन्युइनली मीनिंगफुल होता है, 10 करोड़ से 20 करोड़ तक नॉट सो मच। क्योंकि हैप्पीनेस के बाकी ड्राइवर्स, रिलेशनशिप्स, पर्पस, हेल्थ, फ्रीडम, वो पैसों से डायरेक्टली बाय नहीं होते। लेकिन एक इंपॉर्टेंट न्यूआंस, जो चीज़ पैसा जेन्युइनली बाय कर सकता है और जो एक्चुअली हैप्पीनेस इंप्रूव करता है, वो है कंट्रोल ओवर योर टाइम। जब आप अपना टाइम खुद चूज कर सको, कब काम करो, कब आराम करो, किससे मिलना चाहते हो, क्या परस्यू करना चाहते हो, ये जेन्युइन वेलबीइंग क्रिएट करता है। तो फाइनेंशियल गोल ये होना चाहिए कि इनफ वेल्थ बिल्ड करो ताकि यू कैन बाय बैक योर टाइम। अब सेविंग्स की बात, जो शायद इस बुक का मोस्ट एक्शनेबल सेक्शन है। हाउसल एक काउंटर इंट्यूटिव पॉइंट बनाते हैं। सेविंग्स के लिए हाई इनकम जरूरी नहीं है। सेविंग्स के लिए जरूरी है गैप बिटवीन इनकम और ईगो। जितना ज्यादा आपका लाइफस्टाइल आपकी इनकम से नीचे होगा, उतना ज्यादा सेव होगा। ये सिंपल अरिथमेटिक है, लेकिन एग्जीक्यूट करना मुश्किल है क्योंकि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन हमेशा पुश करती रहती है ऊपर की तरफ। और सेविंग्स की पावर सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, सेविंग्स ऑप्शंस क्रिएट करता है। जब आपके पास सेविंग्स है, आप एक बुरा जॉब सिचुएशन से निकल सकते हो, आप एक अपॉर्चुनिटी सीज कर सकते हो, आप एक अनएक्सपेक्टेड मेडिकल इमरजेंसी हैंडल कर सकते हो बिना फाइनेंशियली डेवस्टेटेड हुए। ऑप्शंस, ये मॉडर्न दुनिया में एक इनॉर्मसली वैल्यूएबल करेंसी है और सेविंग्स वो करेंसी प्रोवाइड करता है। एक और लेयर्ड इनसाइट, रीजनेबल फाइनेंशियल प्लान जो एक्चुअली फॉलो हो वर्सेस परफेक्ट प्लान जो अबैंडन हो जाए। आपको कोई एलैबोरेट कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए, आपको चाहिए एक सिंपल क्लियर प्लान जो आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर सको डेकेड्स तक। बोरिंग सही, कंसिस्टेंट होना चाहिए। इंडेक्स फंड्स इस प्रिंसिपल का परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो एक्साइटिंग नहीं है, कोई हॉट टिप्स नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है, लेकिन रिसर्च कंसिस्टेंटली शो करती है कि लॉन्ग टर्म में ज्यादातर एक्टिव फंड मैनेजर्स इंडेक्स फंड्स को बीट नहीं कर पाते। कंसिस्टेंसी और लो कॉस्ट, ये ओवर डेकेड्स कंपाउंड होके एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल्थ बनाता है। अब इस पूरी बुक का हार्ट, जो सबसे टाइमलेस लेसन है, यूल चेंज। ये एक डीपली हम्बल और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। जो आप आज 25 साल में सोचते हो कि आप 50 साल में क्या चाहोगे, कैसे जीना चाहोगे, क्या इंपॉर्टेंट होगा, वो ऑलमोस्ट सर्टनली गलत होगा। हम अपने फ्यूचर सेल्फ्स को कंसिस्टेंटली अंडर एस्टिमेट करते हैं कि वो कितने डिफरेंट होंगे। इसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन क्या है? लॉन्ग टर्म रीडिएट कमिटमेंट से केयरफुल रहो। जो प्लान आप आज बनाओ वो रीजनेबल फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए, क्योंकि आप चेंज करोगे, सर्कमस्टेंसेस चेंज होंगे, प्रायोरिटीज चेंज होंगे। और इसीलिए एक्सट्रीम फाइनेंशियल डिसीजंस लाइक एग्रेसिवली इन्वेस्टिंग एवरी सिंगल रुपी और जीरो इमरजेंसी फंड रखना, या ऑपोजिट होर्डिंग कैश और कुछ इन्वेस्ट ना करना, दोनों रिस्की हैं। बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी, ये टाइम के अगेंस्ट बेस्ट हेज हैं। और फाइनली हाउसल एक ब्यूटीफुल क्लोजिंग आइडिया देते हैं। पैसा एक टूल है, सिर्फ एक टूल। वो सर्वेंट है, मास्टर नहीं होना चाहिए। जब पैसा मास्टर बन जाता है
जब आप पैसों के लिए जीते हो, पैसों की वजह से डिसीजंस लेते हो, पैसों के नाम पे रिलेशनशिप्स और हेल्थ सैक्रिफाइस करते हो, तब पैसा अपना पर्पस लूज कर देता है। पैसा तब मोस्ट वैल्यूएबल होता है जब वो आपको वो लाइफ जीने देता है जो आप जेन्युइनली जीना चाहते हो, आपके वैल्यूज के अकॉर्डिंग, आपके लव्ड वंस के साथ, आपके हेल्थ के साथ और आपकी अपनी टर्म्स पे। यही साइकोलॉजी ऑफ मनी का अल्टीमेट लेसन है। पैसा समझना जरूरी है, लेकिन पैसा सिर्फ एक मीन्स है, एंड वो आप खुद डिफाइन करते हो। और जितनी जल्दी ये क्लियरली डिफाइन हो जाए, उतना बेटर आप पैसों को यूज कर सकते हो, कलेक्ट करने के लिए नहीं, जेन्युइनली जीने के लिए। द रीडर्स बुक, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।